कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। ये घर एक सुनसान इलाके में होता है जिसके आसपास न कोई दूसरा घर और न ही आबादी होती है। शहर के शोर शराबे से तंग होकर मैट और नादिया को भी एक ऐसा ही शांत घर चाहिए था और यह खूबसूरत घर मैट को काफी कम कीमत में मिल गया था। ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो घर काफी बुरी हालत में था, जैसे ये घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ हो। इसलिए ये दोनों घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और जो भी फालतू सामान होता है मैट खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। किचन को साफ करते समय नादिया को एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है जिसे दफनाने के लिए वो बाहर ले जाती है, लेकिन तभी ऊपर खिड़की से मैट नादिया को आवाज देता है जिससे नादिया का ध्यान ऊपर मैट की तरफ चला जाता है और जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। ये देखकर नादिया को कुछ अजीब लगता है और सोचती है कि अचानक वो परिंदा कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ मैट को भी दीवार में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़कर हटा देता है और वहाँ मैट को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। अब मैट उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और उसे बाहर फेंकी गई कबाड़ में चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजा खोल देता है। यहाँ नादिया भी पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि अंदर एक काले गहरे अंधेरे वाला कमरा है और जैसे ही ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं तभी बाहर की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लग जाती हैं। ये देखकर इन दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नादिया उस रूम के पास अकेली रह जाती है। नादिया अब सोचती है कि उसे इस रूम में जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर नादिया को कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। इस तरह से रात गुजर जाती है और अगले दिन नादिया एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है। कुछ देर बाद लाइट्स ब्लिंक होने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि घर की लाइट्स को चेक करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा का पूरा बेसमेंट बिजली के वायर्स से भरा पड़ा था और कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां पर वायर्स ना हो। ये वायर्स काफी पुराने जमाने की लग रही थी और इलेक्ट्रिशियन भी कहता है कि मैंने आज तक इस तरह की चीजें कभी नहीं देखी। खैर, इलेक्ट्रिशियन जैसे तैसे करके घर की लाइट चालू करके जाने लगता है और जाते समय वो मैट से कहता है कि आखिर तुमने यह घर क्यों खरीदा? इस घर के पहले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था और उस दिन के बाद कोई इस घर में रहने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर मैट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान इंटरनेट पर मैट को एक पुराने न्यूज आर्टिकल में थॉमसन फैमिली का पता चलता है जो कि एक कपल था और आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस घर में रहने वाले कपल को अपने ही बेटे ने मार दिया था जिसका नाम जॉन था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन पुलिस को बताता है कि मुझसे यह मर्डर इस घर ने करवाए हैं। यह देखकर मैट को यह एक झूठी कहानी लगती है और कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद वो थक जाता है। फिर अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे वाले कमरे में बैठकर शराब पीने लग जाता है। बोतल में शराब पहले से ही 2 घूंट बची हुई थी जिसे पीकर वो बोतल खाली कर देता है और मन ही मन सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगते हैं और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब फिर से लाइट आती है तो उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी होती है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जब वह उस बोतल को हाथ लगाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक असली बोतल है, यानी कि यह रूम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया नींद से जागती है। वो देखती है कि मैट यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो मैट को ढूंढने उस रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम कीमती पेंटिंग्स और नई चीजों से भरा हुआ है और मैट बहुत ही ज्यादा खुश है। मैट नादिया को बताता है कि इस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। वो नादिया से कहता है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए बस अपने दिल से मांगो और वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये सुनकर नादिया को मैट की बातें एक मजाक लगती हैं, इसलिए वो मैट पर हंसने लगती है, लेकिन मैट कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। तब नादिया कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इस वक्त जॉब की जरूरत है तो मैं वो मांग लेती हूँ। तब मैट उसे समझाता है कि ये रूम जॉब नहीं दे सकता, तुम इससे कोई चीज मांगो। जिसके बाद नादिया आंखें बंद करके $1000 की विश करती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। लेकिन अब भी नादिया को पूरी तरह से यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी यकीन हो जाता है कि यह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला रूम है। और बस फिर क्या, ये लोग उस रूम से एक के बाद एक महंगी चीज मांगते हैं और वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। ये लोग महंगी वाइन्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डायमंड, गोल्ड, खाने पीने की चीजें और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है।
है। रात को नादिया मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी इतनी सारी विशेष कैसे पूरी कर रहा है, लेकिन मैट कहता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हमें बस एंजॉय करना है। इस तरह से ये दोनों अगले कई दिनों तक अपनी जिंदगी बिलियनर्स की तरह गुजारते हैं। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो लाइट्स टिमटिमाती और उनकी सारी ख्वाहिशें बेसमेंट में बने उस रूम में तुरंत पूरी हो जाती। ये दोनों डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं और खूब मजे लेते हैं। लेकिन उनकी यह चमक दमक वाली जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। वैसे तो यह रूम हर एक चीज दे सकता था, पर एक चीज जो इन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो चीज उन्हें रूम दे भी सकता था, लेकिन ये दोनों रूम से उस चीज को मांगने के लिए तैयार नहीं थे। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बच्चा था। एक दिन मैट नादिया को बच्चे का एक झूला गिफ्ट करता है, जो कि इस बात का इशारा था कि हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि पहले भी उसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अब नादिया परेशान हो जाती है। काफी देर तक सोचने के बाद वो इस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है और बच्चा उसे मिल भी जाता है। जब मैट आकर नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और नादिया को डांटने लगता है कि तुम्हें बिना परमिशन के बच्चे को नहीं लेना चाहिए था। इस बात पर इन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने यह शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफें उसे न झेलनी पड़े। वो कहती है कि हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो नादिया से कहता है कि तुम उस रूम में जाकर रूम से इस बच्चे को वापस लेने की विश करो। अब नादिया न चाहते हुए भी उस रूम में आती है और बच्चे को गायब करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो बच्चे को मैट के हवाले कर देती है। अब गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उस बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस नादिया की गोद में डाल देता है। अब यह दोनों फैसला कर लेते हैं कि इस बच्चे को पालेंगे और इस तरह से ये दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स भी बन जाते हैं। अब बच्चे को लेकर नादिया तो काफी खुश थी, पर मैट को इस बच्चे से बिल्कुल भी लगाव नहीं था और मैट इस रूम के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो फिर से रिसर्च करने लग जाता है और उससे पता चलता है कि वो लड़का जिसने इस घर के ओनर यानी अपने माँ बाप को मार दिया था वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में जिंदगी बिता रहा है। यह जानने के बाद मैट अपने विश के जरिए मांगे गए पैसों के ढेर से कुछ पैसे अपनी पॉकेट में रखता है और जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स मैट से पूछती है, क्या तुम एक रिपोर्टर हो, क्योंकि पिछले 45 सालों से जॉन के लिए कोई भी परिवार का बंदा नहीं आया। ये सुनकर मैट झूठ बोल देता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। कुछ देर बाद जॉन आता है। जॉन बूढ़ा हो चुका था और जॉन पीछे वाले टेबल पर बैठकर मैट से कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर मैट को कुछ अजीब लगता है और वो डायरेक्ट जॉन से पूछता है कि तुम इस रूम के बारे में क्या जानते हो और तुमने अपने मॉम डैड को क्यों मारा। तब जॉन कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा बल्कि उस रूम ने मुझसे यह करवाया। इसके बाद जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी मजे कर रहे हो, खूब खाना पीना, महंगे कपड़े और एंजॉय, लेकिन जल्द ही इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और जॉन मैट से कहता है, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैट को जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर घर लौटने लगता है। रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी खड़ी करता है। पेट्रोल डलवाने के बाद जब मैट एम्प्लॉई को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में पैसों की जगह राख निकलती है। यह देखकर वो परेशान हो जाता है और दूसरी जेब से एम्प्लॉई को पैसे पकड़ाकर सीधे घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि जाते हुए उसने ढेर सारे पैसे अपनी जेब में डाले थे, फिर अचानक वो पैसे कहाँ गायब हो गए। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने रूम से विश के जरिए जो पैसे मांगे थे वो उन पैसों को उठाकर बाहर खिड़की से फेंक देता है और देखते ही देखते वो पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैट विश के जरिए मांगी गई एक पेंटिंग को उठाकर उसका आधा हिस्सा घर के अंदर रखता है और आधा बाहर। कुछ ही देर बाद जो हिस्सा घर से बाहर था वो राख में बदल जाता है और बाकी का हिस्सा वैसा का वैसा ही रहता है। यह देखकर मैट समझ जाता है कि वो लोग इस रूम से मिली किसी भी चीज को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। मैट अब रूम की दीवार को तोड़ने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर इस रूम में क्या छिपा है, पर दीवारों के अंदर उलझी हुई वायर्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। हर जगह बस वायर्स ही वायर्स थीं। दीवारों को तोड़ने के शोर से नादिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। नादिया बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ जाने लगती है, पर मैट उसे बाहर जाने से रोक लेता है और कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असली वजह नहीं बता पाता, मगर खुद उसे पता चल चुका था कि जो कुछ भी उस कमरे से विश के जरिए मांगा गया है उसे यहाँ से बाहर निकालने पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैट के मना करने के बावजूद भी नादिया बच्चे को बाहर ले जाती है। बाहर ले जाते ही बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसका कलर बदलने लगता है। यह देखकर नादिया भी चिल्लाने
चिल्लाने लगती है। नादिया की आवाज सुनकर मैट दौड़कर उसके पास जाता है और दोनों को उठाकर घर के अंदर ले आता है। और अब हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो कुछ ही सेकंड में 8 साल का लड़का बन चुका था। यहाँ मैट नादिया को सारी सच्चाई बता देता है कि वो रूम हमारी हर विश को पूरी कर सकता है, पर हम उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर राख में बदल जाएंगी। ये सुनकर नादिया को बहुत दुख होता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को घर में ही रखेंगे, कभी भी बाहर जाने नहीं देंगे, नहीं तो वो मारा जाएगा। इस तरह से दिन गुजरते हैं। नादिया बच्चे को घर के अंदर ही सब चीजें सिखाती है। वो उसे अपना बेटा मानती है और इस बच्चे का नाम रखती है शेन। शेन बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो किसी की भी बात नहीं मानता और न ही उस पर किसी बात का असर पड़ता। उसकी हरकतें बिल्कुल भी बच्चों जैसी नहीं थी। खाने के दौरान वो बर्फ खाया करता था, लेकिन इन सब हरकतों के बावजूद भी नादिया शेन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नादिया शेन को समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर खतरनाक लोग हैं जो उसे मार देंगे। ये सुनकर शेन बहुत मायूस हो जाता है और घर के अंदर कभी खिड़की तो कभी दरवाजे से बाहर की दुनिया देखता है। नादिया जब भी घर से बाहर निकलती या फिर घर के अंदर आती, तब वो दरवाजे में ताला लगा दिया करती ताकि शेन घर से बाहर ना निकल सके। एक दिन जब शेन घर में स्नो ग्लोब से खेल रहा था, तभी वहाँ पर मैट आता है। अब क्योंकि मैट को शेन से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, इसलिए वो शेन को डांटता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। डर के मारे शेन के हाथ से स्नो ग्लोब नीचे गिरकर टूट जाता है। शेन को मैट के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है। रात को शेन उन दोनों के कमरे के पास जाकर चुपके से नादिया और मैट की बातें सुनने लगता है। वो दोनों उस रूम के बारे में बातें करते हैं। यह सुनकर शेन को शक होने लगता है कि जरूर उस रूम में कुछ ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ। वो सोचता है कि पता नहीं यह दोनों मुझे क्यों घर से बाहर नहीं जाने देते और उस रूम से दूर रहने को कहते हैं। इसलिए शेन टॉर्च उठाकर घर की जांच पड़ताल करने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो सीधा बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां ढेर सारी उलझी हुई वायर्स थीं। उन सब से गुजरते हुए आखिरकार वो उस रूम तक पहुंच जाता है और यहाँ उसे सारा राज पता चल जाता है। रात भर पूरे घर में लाइट्स ब्लिंक होती रहती हैं, पर मैट और नादिया नींद में होने की वजह से कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की आंख खुलती है तो उसे अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा हुआ दिखता है और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर उसे दिखाई देता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये नया ग्लोब किसने बनाया। मैट सीधा नादिया के पास जाता है और उसे जगाकर पूछता है कि क्या तुमने इस ग्लोब को उस रूम से विश करके मांगा, जिस पर नादिया कहती है नहीं, मैंने इस ग्लोब की विश नहीं की। तभी उसी वक्त लाइट्स को ब्लिंक होता देखकर वो समझ जाता है कि ये सारा काम शेन का है। ये दोनों तेजी से उस रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अब क्योंकि शेन को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो दिल में बाहर जाने की इच्छा रखते हुए उस रूम से खुद के लिए एक बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मांग लेता है, जहाँ एक खुला आसमान और बड़ा जंगल था और शेन मजे से वहाँ खेल रहा था। नादिया अपने बेटे की बनाई हुई दुनिया को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट शेन के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उस रूम से बंदूक या फिर कुछ गलत चीज न मांग ले जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो शेन को हाथ से पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। अब मैट उस रूम की चाबी अपने पास संभाल कर शेन को उस रूम में जाने से मना करता है, लेकिन नादिया मैट को ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि हम पहले ही शेन को घर से बाहर जाने नहीं देते। अब बेचारे ने खुद के लिए एक अलग आउटडोर बना लिया है, इसलिए हमें उसे वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहाँ उसकी जान को भी खतरा नहीं है। पर मैट नादिया की बात नहीं सुनता और कहता है कि शेन अभी ना समझ है, मुझे डर है कि कहीं वो गलती से उस रूम से कुछ ऐसी चीज न मांग ले जिससे हम दोनों खतरे में पड़ जाएं। तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन न होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, लेकिन जल्दी ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ कॉल पर जॉन था, जिसने शेन की आवाज सुनकर समझ लिया कि मैट ने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया है। अब मैट भी उससे कोई बात नहीं छिपाता और कहता है कि हम इस बच्चे से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। इधर किचन में रखे दूसरे फोन से नादिया इन दोनों की सारी बातें चुपके से सुनने लगती हैं। जॉन उसे अपनी सच्चाई बताता है कि मैं भी उस रूम से विश के जरिए मांगा गया हूँ। वो बताता है, मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता तो मेरी उम्र बढ़ने लगती और जब मैंने रूम से पूछा तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने विश करके तुम्हें मांगा है। इसीलिए मैंने विश करने वाली औरत को मार दिया और उसके साथ उसके हस्बैंड को भी मार दिया। यही वजह है कि आज मैं जेल में हूँ। वो मैट को बताता है कि मेरी और शेन की कहानी एक ही है। अगर तुम्हें शेन को बचाना है और उसे बाहर की दुनिया दिखानी है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने शेन को विश करके मांगा था। अब अगर शेन को विश करके तुमने मांगा है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी, और अगर तुम्हारी वाइफ ने शेन को मांगा है तो फिर तुम्हें उसे मारना होगा। और ये सारी बातें दूसरी तरफ कॉल पर नादिया भी सुन रही थी। नादिया ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है
और वो गाड़ी निकालकर घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है। नादिया शेन को जिंदगी देने के लिए खुद को मारने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर मैट टेबल पर बैठकर शेन के साथ डिनर करने लग जाता है। तब शेन मैट से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ गई, और उससे और भी कई सारे सवाल पूछता है, जिससे झुंझलाकर वो शेन को बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और न ही उसकी कोई पेरेंट्स है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को रूम से बाहर निकाल देता है। डर के मारे शेन रोते हुए ऊपर अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है और सारी रात वो दोनों साथ में सोते हैं। जब नादिया वापस घर लौटती है तो इन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मैट की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि नादिया घर वापस आ चुकी है। मैट नादिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, और कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं शेन पर चिल्लाया और तुमसे भी झगड़ा किया। बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और जब ये दोनों रूम में इंटीमेट हो रहे थे तब शेन चुपकर दरवाजे से उन्हें देखने लगता है। वो अपने दिल में नादिया के लिए अट्रैक्शन महसूस करता है। अब उसे भी ये सारी चीजें करनी थी, इसलिए अब वो इन दोनों के सोने का इंतजार करता है। जब ये दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं तब शेन चुपके से आकर मैट की पॉकेट से घर के बाहर जाने की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और नादिया फ्रंट डोर को खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन घर से बाहर निकल गया है, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वो मर न गया हो। लेकिन तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शेन अब जवान और ताकतवर हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है। तब नादिया उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन उनकी फाइट के दौरान नादिया को धक्का लगता है, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने की वजह से वो मर गया। ये सुनकर नादिया रोने लगती है। मैट उसे तसल्ली देकर वापस घर में ले आता है, और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अभी जो मैट नादिया को उठाकर घर लेकर गया वो असल में मैट नहीं बल्कि शेन है। इधर दूसरे रूम में जहाँ उनकी फाइट हुई थी, असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी वाइफ की तलाश करता है। तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देखकर वो उस रूम की तरफ जाता है, पर वहां भी उसकी वाइफ नादिया मौजूद नहीं थी। इधर नादिया को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है। लेकिन नादिया को भी मैट में कुछ बदलाव नजर आता है, और जल्द ही उसकी बर्फ खाने की आदत से नादिया को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने रूम से विश करके अपने आप को मैट का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वो अकेला इस घर में फंसा है। शेन ने उसकी वाइफ को इस घर से किसी दूसरे घर में विश के जरिए शिफ्ट कर लिया है। अब वो इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने लगता है, और आखिर सारे वायर्स को पार करके वह उस रूम तक पहुंच जाता है, जो कि अब एक जंगल था जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया था, और वहां शेन ने उन्हीं की तरह एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो यह भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप नादिया को किडनैप करके इस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ नादिया भी पहचान नहीं पाती कि असली मैट कौन सा है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम थे। और यहाँ ये दोनों नादिया से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। अब नादिया समझदारी से काम लेते हुए शेन का नाम लेती है, जिसे सुनते ही शेन उसकी तरफ देख लेता है और नादिया को समझ आ जाता है कि यह शेन है, जिसके बाद वो शेन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। उधर मैट और नादिया रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते, क्योंकि शेन ने रूम से उनके इसी घर में फंसे रहने की विश मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहां से निकलने का कोई तरीका सोचने लगता है। यहाँ मैट होशियारी से एक ऐसी विश करता है कि हम दोनों का नया रूप इस घर के अंदर ही रहे और हमारा असली रूप इस घर से बाहर चला जाए। तभी अचानक वहां पर शेन भी आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। इसके बाद वो नादिया को समझाने लगता है कि तुम मैट को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि यह दरअसल मैट और नादिया के क्लोन है, जबकि असली मैट और नादिया दौड़कर रूम के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। यह देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ यह दोनों असली घर में पहुंच जाते हैं। जब शेन भी असली घर में पहुंचता है तो वो दौड़कर मैट पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ मैट समझदारी से काम लेते हुए शेन को कसकर पकड़कर अपने साथ
घर से बाहर निकाल लेता है। शेन अपनी जान को खतरे में देखकर वापस दरवाजे की तरफ भागता है, पर अंदर घुसने से पहले ही नादिया दरवाजा बंद कर लेती है। अब यहाँ शेन नादिया को बहकाने की कोशिश करता है। वो कहता है, प्लीज मॉम, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन नादिया अब समझ चुकी थी, इसलिए वो रोते हुए शेन को बूढ़ा होते देखती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और आखिर में वो राख में बदल जाता है। नादिया उसके पास आती है और उसकी बॉडी से बनी हुई राख को हाथ में उठाकर रोने लगती है, क्योंकि नादिया ने उसे अपना बेटा माना था। इसके बाद मैट नादिया के पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मैट और नादिया एक छोटे से घर में सेटल्ड हो जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं। पर थोड़े ही दिनों बाद नादिया डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी अब इन दोनों का खुद का एक बेबी आने वाला है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।